श्रीमान जी, मैं अभियोजन पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखने की इजाजत चाहती हूँ। अभियुक्त राव यादव पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 326, 427 एवं 506 भाग 2 के अंतर्गत दिनांक 17/3/2023 को 3:30 बजे से 3:40 के मध्य ओम परिसर कठौता थाना मड़ौताल जिला जबलपुर में अमरदीप केसरवानी एवं पूजा द्विवेदी को लोक स्थान पर मां बहन की असली गालियां देकर शुभ कार्य करने एवं पीड़ित अमरदीप केसरवानी को फावड़ा जिसे आकस्मिक आशुद्ध के तौर पर उपयोग में लाए जाने से मृत्यु कारित होना संभव है से मारकर सुरक्षा एवं घोर उपलब्धि कार्य करने, पूजा द्विवेदी के घर की खिड़कियां एवं दरवाजे से कांच तोड़कर करीब 20,000 की क्षति कर रिश्ती कार्य करने तथा अमरदीप केसरवानी एवं पूजा द्विवेदी को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अविश्वास कार्य करने का अभियोग है। प्रकरण में यह स्वीकृत किया गया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन पक्ष संक्षेप में इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता अमरदीप केसरवानी दिनांक 17/3/2023 को ओम परिसर कठौता में प्लम्बर का काम करने गया था। दिन के करीब 3:30 बजे अभियुक्त ओम परिसर में पूजा द्विवेदी से गाली गुफ्तार कर रहा था एवं उसके घर में पत्थर फेंक रहा था जिससे उसके घर की खिड़की एवं दरवाजा टूट गए। अमरदीप द्वारा अभियुक्त को मना करने पर दोनों को गंदी गालियां बकने लगा एवं अभियुक्त ने फावड़ा उठाकर अमरदीप को मारा जो उसके बाएं तरफ सिर की ओर लगा जिससे उसे चोट आई एवं अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। थाना मड़ौताल में शिकायत करने पर अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 324, 427, 506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रवि लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा प्रवि 2 तैयार किया गया। आहत अमरदीप का मुलाहिजा आवेदन प्रवि 6 भरकर उसका मुलाहिजा कराया गया तथा चिकित्सीय दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में धारा 325, 326 भारतीय दंड विधि का इजाफा किया गया। अमरदीप, पूजा द्विवेदी, दिनेश प्रजापति, पद्माकर गावड़े के कथन लेखबद्ध किए गए एवं अभियुक्त से पूछताछ कर मेमोरेंडम प्रति 3 लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त द्वारा दिए गए मेमोरेंडम पर ओम परिसर में दिनेश प्रजापति के घर के पीछे एक फावड़ा जब्त किया गया जिसके आधार पर जब्ती पंचनामा प्रवि 4 बनाया गया। अभियुक्त को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रवि 7 तैयार किया गया एवं गिरफ्तारी की सूचना प्रवि 8 उसके परिजनों को दी गई। पूजा द्विवेदी के घर का नुकसानी पंचनामा प्रवि 5 तैयार किया गया। श्रीमान, अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के न्यायालयिक कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जहाँ आहत अमरदीप केसरवानी अभियोजन साक्षी क्रमांक 2 जो कि शिकायतकर्ता है बताता है कि 17/3/2023 को दोपहर के 3:30 बजे वह ओम परिसर ग्राम कठौता में प्लम्बिंग का कार्य करने गया था। तभी उसे करीब 3:30 बजे पत्थर चलाने की आवाज आई एवं वह जब निकलकर देखा तो अभियुक्त पूजा द्विवेदी के घर में पत्थर मारा था जिससे घर की खिड़की के कांच एवं दरवाजे टूट गए थे। अभियुक्त गाली गलौज कर रहा था। अभियुक्त को ऐसा रोकने पर वह अमरदीप केसरवानी को भी गाली गलौज करने लगा। अभियुक्त जब पूजा द्विवेदी के घर फावड़ा लेकर घुस रहा था तब अभियुक्त को रोका गया अमरदीप केसरवानी के जरिए। तब उसने अपना फावड़ा अमरदीप केसरवानी के सर के बाईं ओर मारा जिससे उसको फटी हुई चोट लगी। श्रीमान, अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 पूजा द्विवेदी ने भी अपने न्यायालयिक कथनों में उक्त अभियोजन साक्षी क्रमांक 2 के कथनों का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने बताया कि इस साक्षी ने अपने कथन में बताया कि घटना के समय घर की खिड़की एवं दरवाजे पर पत्थर चलाने से खिड़की के कांच टूट गए एवं दरवाजा टूट गया। खिड़की एवं उक्त साक्षी ने यह बताया कि
उक्त दोनों साक्षी ने यह सुझाव अस्वीकार किया कि अभियुक्त द्वारा कोई भी घटना कार्य नहीं की गई। श्रीमान अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 दिनेश प्रजापति जो कि एक पंच साक्षी है, उन्होंने अपने न्यायालयीन कथनों में यह स्पष्ट किया कि अमरदीप केसरवानी को फावड़े से मारकर अभियुक्त ने चोट कारित की एवं पूजा द्विवेदी को अश्लील गालियां देकर अपराध कारित किया। उक्त अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 दिनेश प्रजापति ने यह भी अपने न्यायालयीन कथनों में स्पष्ट किया कि पुलिस ने उसी के समक्ष अभियुक्त से पूछताछ की एवं मेमोरेंडम प्रदर्श भी 3 तैयार किया। उक्त पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह फावड़ा उक्त साक्षी के घर के पास है, जो कि पुलिस ने जब्त किया एवं जब्ती पंचनामा प्रदर्श भी 4 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन साक्षी क्रमांक 5 जो कि डॉक्टर वैशाली खन्ना है, इन्होंने अपने न्यायालयीन कथनों में यह स्पष्ट किया कि आहत का परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉक्टर प्रणय रॉय के समकालीन ये कार्य करती थी। अभियोजन न्यायालय साक्षी के रूप में बुलाया गया था, जिनका बयान था कि आहत अमरदीप केसरवानी को मुलायजा हेतु विक्टोरिया हॉस्पिटल 17/3/2023 को बुलाया गया था, जिसका मुलायजा डॉक्टर प्रणय रॉय द्वारा किया गया था। आहत के सर पर बाईं ओर 3 सेंटीमीटर फटा हुआ घाव था, जो कि नुकीले एवं धारदार हथियार से परीक्षण के 24 घंटे पूर्व आया हुआ प्रतीत हुआ था। डॉक्टर प्रणय राव ने मुलायजा उपरांत सिटी स्कैन एवं सर्जिकल ओपनिंग के लिए राय दी थी। मुलायजा रिपोर्ट प्रदर्श भी 6 है, जिसके बी से बी भाग पर डॉक्टर प्रणय रॉय के हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है क्योंकि वह डॉक्टर प्रणय रॉय के समकालीन कार्य करती थी, इसलिए उनके हस्ताक्षर पहचान दी थी। श्रीमान अभियोजन साक्षी क्रमांक 4 जो कि मामले के विवेचक उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद अहवाल थे, उन्होंने बताया अपने कि शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने प्रदर्श P1 प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार किया। अमरदीप को मुलायजा हेतु प्रदर्श P6 तैयार कर अस्पताल भेजने की कथन भी साक्षी ने स्वीकार किया। साक्षी ने यह भी बताया कि उसने आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर मेमोरेंडम प्रदर्श P3 ले किया। साक्षी ने यह भी बताया कि मेमोरेंडम के आधार पर उसने दिनेश प्रजापति के घर के पीछे से फावड़ा जब्त किया। आरोपी ने उठाकर दिया था, जो कि फावड़ा एवं जब्ती पंचनामा प्रदर्श P4 उसने बनाया था। साक्षी ने आरोपी के गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श P07 तैयार किया जाना व्यक्त किया। पूजा द्विवेदी के घर जाकर उसके नुकसानी पंचनामा प्रदर्श P5 तैयार किया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपयुक्त साक्षीगण की ओर से साक्ष्य से घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा पूजा द्विवेदी के घर की खिड़कियां एवं दरवाजे के कांच तोड़कर प्राप्ति 5 के नुकसानी पंचनामे अनुसार 50,000 रुपए से अधिक की रिश्ती कारित किया जाना एवं फावड़े से फरियादी को मारपीट कर चोट स्वेच्छा साधारण उपहति कारित किया जाना प्रकट होता है। आरोपी राहुल यादव के द्वारा दिनांक 17/3/2023 को दिन के 3:30 बजे ओम परिसर में पूजा द्विवेदी एवं अमरदीप केशरवानी के साथ जो गाली गलौज करके आहत घटना कारित की गई, वह है कतई क्षमा योग्य नहीं है, जो कि पूर्णतः अनैतिक एवं समाज पर बुरा प्रभाव डालने वाली घटना है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्षी जो कि घटना का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए अपने न्यायालयीन कथनों से इस मामले को पूर्ण रूप से संदेह से परे प्रमाणित कर रहे हैं। भारतीय दंड विधान की धारा 294 के अनुसार जहां की लोक स्थान पर अश्लील शब्दों का उच्चारण किया जाए जो कि सुनने वाले को क्षोभ कारित करता है, तो वह 3 माह के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। एवं उक्त मामले में आरोपी राहुल यादव ने पूजा द्विवेदी एवं अमरदीप केशरवानी को मां बहन की बुरी अश्लील गालियां गुफ्तार की हैं, जो कि इस धारा में दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
भारतीय दंड विधि की धारा 326 के अनुसार जहां कोई व्यक्ति खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपहती कार्य करता है तो वह दोनों में से किसी एक भांति कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। एवं उक्त मामले में जहां आरोपी राहुल यादव ने फावड़े से अमरदीप केशरवानी के सर में बाईं ओर वार किया था, वह फावड़े को खतरनाक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था, जिससे यदि चोट का इलाज नहीं सही समय पर ना होता तो मृत्यु कारक होने की संभावना इनकार नहीं किया जा सकता, जो कि इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड विधान की धारा 427 के अनुसार जो कि नुकसान कार्य करती है दृष्टि और नुकसान कार्य करती है, वह किसी भांति के कारावास जो कि 3 माह तक हो सकेगा एवं जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। एवं उक्त मामले में आरोपी राहुल यादव ने नुकसानी पंचनामा प्राप्ति 5 के अनुसार लगभग 20,000 रुपए की दृष्टि कार्य की है, जो कि इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। श्रीमान जी, अभियुक्त ने अभियोग पत्र लगाए गए आरोप के विरुद्ध आपका डब्ल्यू प्रचारण किया है तथा उसका कहना है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा बताया गया है। और श्रीमान जी, जैसा कि मामले के विवरण में केसरवानी का कहना है कि अभियुक्त गाली गलौज कर रहा था तथा उसने रोका तो उसने फावड़ा उठाकर मारा। वही पैराग्राफ 8 में पूजा द्विवेदी कहती है कि वह अभियुक्त फावड़ा लेकर उसे मारने आ रहा था और बीच में केसरवानी ने रोका तो उसके सिर में मार दिया। और यहाँ दोनों के कथनों में असंगतता है और तथा दोनों साक्षियों के कथनों से यह भी स्पष्ट नहीं किया कि कौन सी गाली दी, किस प्रकार की गाली दी। ना ही यह प्रकट होता है कि उन गालियों से उन्हें क्षोभ कार्य हुआ है तथा क्षोभ कार्य होने के लिए घटना स्थल का सार्वजनिक होना आवश्यक है और वह स्थल भी सार्वजनिक स्थल नहीं था। और अमरदीप को जान से मारने की धमकी भी दी गई। धमकी को लेकर कोई साक्ष्य कराए गए और तथा आपराधिक अभितराज की बात उठाई गई तो धमकी देने के कुछ देर बाद ही उन लोगों ने FIR दर्ज करा दी, तो इससे आपराधिक अभितराज भी साबित नहीं होता है। और तथा पैरा 10 में जब दोनों ही साक्षी का प्रति परीक्षण किया गया तो दोनों ही साक्षी ने सुझाव को स्वीकार किया कि घटना स्थल पर घटना नहीं हुई। और पैरा 11 में दिनेश प्रजापति को पक्षद्रोही घोषित किया गया और वह स्वयं ही अपने कथनों पर स्थिर नहीं है, जिस कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत उसमें कथन स्वीकार नहीं है। मैं विद्वान अधिवक्ता के विचारों से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। मैं न्याय दृष्टांत अमरजीत सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का मामला आपको समझ पेश करना चाहता हूँ, जहाँ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि पुलिस अधिकारी के साक्ष्य को भी अन्य साक्षी की तरह लेना चाहिए। विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है जो अन्य साक्षी की पुष्टि के अभाव में पुलिस अधिकारी के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति ईमानदार कार्य करता है और यह अवधारणा पुलिस अधिकारी के पक्ष में भी लेना चाहिए। अच्छे अवधारणा के बिना पुलिस अधिकारी के साक्ष्य पर विश्वास करना संदेह करना उचित नहीं है। लेकिन प्रत्येक मामले में मानते कि ऐसा होना परिस्थितियों एवं तथ्यों पर आधारित होता है, परंतु बचाव पक्ष ने ऐसा कोई भी आधार या कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो कि यह प्रमाणित करे कि विवेचनाधिकारी या पुलिस अधिकारी का अभियुक्त से कोई आपसी रंजस या कोई बुराई थी। तो ये प्रमाणित होता है कि जो पुलिस अधिकारी ने जो विवेचना की है और जो अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 पूजा द्विवेदी एवं अभियोजन साक्षी क्रमांक 2 शिकायतकर्ता अमरदीप केसरवानी के साथ जो घटना कार्य हुई है वह पूर्णतः सही है। अस्तु श्रीमान से विनय है कि आरोपी राहुल यादव के द्वारा समाज के विरुद्ध जो अनैतिक एवं दंडनीय अपराध किया गया है उसके लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाए। बचाव पक्ष की ओर से ज्ञापन एवं जब्ती के साक्षी दिनेश प्रजापति के प्रति परीक्षा में उद्धृत तथ्यों की ओर से ध्यान आकर्षित कराते हुए यह तर्क रखा गया कि ज्ञापन एवं जब्ती के साक्षी दिनेश प्रजापति नुकसानी जब्ती एवं ज्ञापन पर थाने पर हस्ताक्षर किया जाना बताया गया तथा अभियुक्त द्वारा पुलिस को फावड़ा उठाकर
देने से भी इनकार किया है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र साक्षी के समर्थन से आवाज जब्ती पंचनामा विश्वसनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में मात्र अनुसंधान अधिकारी को साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के प्रतिकूल कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, किंतु वह विद्वान अधिवक्ता के तर्क में सहमत नहीं है। और अपना पक्ष प्रस्तुत करने की इजाजत चाहते हैं। सदस्य पंचम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना अधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश। श्रीमती पुष्पलता शर्मा पति श्री श्यामलाल शर्मा पेशा कुछ नहीं निवासी मकान नंबर 1369 यूनिवर्सिटी रोड PWD ऑफिस डिवीजन नंबर 1 सिविल लाइन जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। विरोध मोहम्मद जुनैद अख्तर पिता मोहम्मद अख्तर उल कादरी पेशा ड्राइवरी स्थान पता मकान नंबर 62 न्यू आनंद नगर पंप हाउस के पास थाना आधारताल जबलपुर मध्य प्रदेश। चालक नारायण कार क्रमांक MP 20 BA 6545। गुलाम अली पिता मोहम्मद रहमान अली निवास 746 रामनगर महाकौशल नगर चितरंजन वार्ड आधार ताल जिला जबलपुर मध्य प्रदेश। मालिक दैनान कार क्रमांक MP 20 BA 6545। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पता DO फर्स्ट मकान नंबर 678 दत्त रेसिडेंसी नॉर्थ सिविल लाइन रेलवे स्टेडियम के सामने जिला छतरपुर MP। यह क्षतिपूर्ति आवेदन पत्र वाहन दुर्घटना में आवेदक श्रीमती पुष्पलता शर्मा ने स्वयं को आई चोटों के प्रतिकर के संबंध में धारा 166 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत प्रतिकर राशि 16,50,000 रुपए दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत किया है। आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। दिनांक 21/2/2022 को लगभग 3:30 बजे आवेदक अपनी बहू ज्योति शर्मा एवं अर्चना शर्मा के साथ शिवरात्रि पर्व होने के कारण सार्वजनिक शिव शक्ति मंदिर पचमेड़ी से प्रसाद लेकर वापस लौट रही थी। तभी एक सफेद रंग की रेनॉल्ट कार क्रमांक MP 20 BA 6545 की चालक द्वारा तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर पीछे से टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिससे आवेदका की बाएं पैर में गंभीर चोटें आई। घटना को आसपास के लोगों ने तथा बहू ने देखा तो 108 एम्बुलेंस से इलाज हेतु पहले बैक्टीरिया अस्पताल फिर तत्पश्चात बेहतर उपचार हेतु परिजनों द्वारा जामदार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आवेदका को दुर्घटना के कारण कॉमन टिबिया फिबुला लोअर 1/3 LD विथ COPD एवं शरीर के अन्य भागों पर चोटें आई एवं ऑपरेशन कर 2 स्टील पट्टी एवं स्क्रू के माध्यम से जोड़ा गया। आवेदका घटना दिनांक 21/2/2020 से दिनांक 4/3/2020 तक लगातार भर्ती एवं इलाजरत रही। उक्त घटना की सूचना पुलिस थाना सिविल लाइन जिला जबलपुर को दी गई, जिस पर पुलिस थाना सिविल लाइन द्वारा दुर्घटना कारित वाहन को जब्त कर उसके चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 37/2020 अंतर्गत थाना 289 337 338 भारतीय का दर्ज किया गया एवं चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। घटना के पूर्व आहत एवं हष्टपुष्ट एवं पूर्ण रूप से स्वस्थ महिला थी एवं वह किसी रोग व बीमारी से पीड़ित नहीं थी। आवेदका PWD में हेल्पर के पद पर कार्यरत थी एवं लगातार अपने काम पर जाती थी, किंतु उक्त दुर्घटना के कारण एक पैर से स्थायी रूप से विकलांग हो गई और चलने फिरने में असमर्थ हो गई। उसे स्थायी विकलांगता कारित हुई है एवं शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। आक्षेपित वाहन के चालक की लापरवाही एवं असावधानी के कारण उक्त घटना घटित हुई है। उक्त दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा रेनॉल्ट कार क्रमांक MP 20 BA 6545 को तेज गति उतावलेपन व लापरवाही पूर्वक चलाने के कारण घटित हुई है, जिसका अनावेदक क्रमांक 1 चालक, अनावेदक क्रमांक 2 स्वामी एवं अनावेदक क्रमांक 3 बीमित है। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, अतः आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है। पैरा नंबर 10 पुष्पलता शर्मा और उसकी बहू ज्योति शर्मा ने कथन किया है कि पुष्पलता उसकी सास है और वह उसकी देवरानी तथा सास पुष्पलता शर्मा घटना दिनांक 21/2/2020 को 3:30 बजे शिवरात्रि पर्व पर सार्वजनिक शिव मंदिर पचमेड़ी से प्रसाद लेकर लौट रहे थे। तभी एक सफेद रंग की नेराल कार क्रमांक 20 BA 6545 के चालक द्वारा कार को तेज रफ्तार एवं लापरवाही से चलाकर उसकी सास के बाएं पैर में कार का अगला चढ़ा दिया, जिससे उसकी सास वहीं चोटिल होकर गिर गई। श्रीमान अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट में भी 2 से दर्शित है कि कार क्रमांक MP 20 BA 6545 के चालक ने आवेदका को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मारी, जिससे पुष्पलता को पैर में चोट कारित कर दुर्घटना होने के संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध पुलिस और थाना सिविल
पारित करना बताया है, जिसके समर्थन में आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण से दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए थे। पैरा नंबर 19 में आवेदक की ओर से बताया गया है कि दुर्घटना के कारण वह स्थायी रूप से अपंग हो गई थी तथा अपना कार्य करने में असमर्थ हो गई थी। वह बिना सहारे के चल फिर नहीं सकती थी, उसे सहारे के लिए किसी अन्य की सहायता की जरूरत पड़ती थी। उसके द्वारा स्वयं के इलाज से संबंधित दावा पर्चे, बिल एवं एक्सरे फिल्म रिपोर्ट PB 9 प्रस्तुत किए गए हैं। उसके द्वारा जामदार अस्पताल जबलपुर की डिस्चार्ज समरी PB 25 के अनुसार आवेदिका दिनांक 21/2/2020 से दिनांक 4/3/2020 तक कुल 11 दिन तक भर्ती रहकर इलाजत रही है। डिस्चार्ज समरी PB 25 में आवेदिका को कॉमन किलिया होगला लोअर वन हेड LT विद COPD होना लेख है। अमेरिका की ओर से प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण पत्र PB 168 में उसे 40% विकलांगता लेख की गई है तथा उक्त साक्षी ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उस जिला विकलांगता बोर्ड द्वारा 40% का विकलांगता प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। पैरा नंबर 21 से बताया गया है कि बात प्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी पर है। अनावेदक विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अपेक्षित वाहन दुर्घटना दिनांक को बीमा पॉलिसी की शर्तों के अधीन चलाया जा रहा था तथा बीमा पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है। पैरा नंबर 32 में भी कहा गया है कि उक्त के संबंध में पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट PB 4 लेखबद्ध की गई है। संपत्ति जब्ती पत्र PB 11 के अनुसार प्रकरण में संलग्न दस्तावेज वाहन का बीमा दिनांक 4/10/2019 से दिनांक 3/10/2022 तक प्रभावी होना दर्शित होता है, अर्थात दुर्घटना दिनांक 21/2/2020 से वाहन बीमित था। अपेक्षित वाहन के चालक का ड्राइवर लाइसेंस दिनांक 25/9/2019 से दिनांक 24/9/2038 तक वैध है। उक्त के खंडन में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराई गई है कि दुर्घटना दिनांक को वाहन अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी के द्वारा हुई है। बात प्रश्न 5 अनावेदक के संयुक्त एवं प्रकाश क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त होनी चाहिए। वादी द्वारा प्रस्तुत वादी के पक्ष में स्थायी विकलांगता। वादी को दुर्घटना में आई चोटों के कारण स्थायी विकलांगता हुई है। वादी की आयु 65 है, जो कि आयु संवर्ग 61 से 65 के बीच में आती है। आय हानि। वादी PWD में हेल्पर के रूप में कार्यरत थी। वादी को पूर्व PWD में हेल्पर के पद पर पदस्थ होने से एवं सेवानिवृत्त होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी को पेंशन के रूप में 9,000 रुपए प्रतिमाह प्राप्त हो रहे थे। वादी ने साक्ष्य में यह नहीं बताया कि उसे कोई आर्थिक हानि हुई है। चिकित्सक साक्ष्य। वादी ने अपेक्षित वाहन दुर्घटना में स्वयं को कार्य और पतियों के उपचार के संबंध में मेडिकल बिल, अस्पताल की जांच के बिल, उपचार प्रपत्र प्रस्तुत किए गए हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत इलाज से संबंधित मेडिकल बिल की कुल राशि 1,37,405 रुपए होती है। अति दुर्घटना में भविष्य के उपचार। वादी ने दावा किया कि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप उसे भविष्य में इलाज में 2 लाख रुपए व्यय होंगे। वादी ने भविष्य के इलाज के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। अटेंडर और पौष्टिक आहार। वादी को दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। वादी को अटेंडर की आवश्यकता थी और उसने किसी व्यक्ति अटेंडर को रखा होगा या उसके परिवारजन द्वारा उसे दैनिक कार्यों में सहयोग प्रदान किया गया। वादी को स्थायी विकलांगता हुई है और उसे चिकित्सा व्यय के लिए क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त होनी चाहिए और वादी को अटेंडर और पौष्टिक आहार के लिए भी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त होनी चाहिए। इसके संबंध में एक केस है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य। यह फैसला इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर जारी विकलांगता प्रमाण पत्र स्वीकार्य साक्ष्य माना जाता है। आपके मामले में आवेदका के पास जिला विकलांगता बोर्ड द्वारा धारित 40% विकलांगता प्रमाण पत्र PB 108 है, जो इस फैसले के अनुरूप स्वीकार्य साक्ष्य है। श्रीमान जी ने बचाव पक्ष से और अपना बचाव रखने की अनुमति चाहते हैं। श्रीमान जी विधि इस बिंदु पर स्पष्ट है कि मोटरयान क्षतिपूर्ति प्रकरण में आवेदक को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है, बल्कि प्रायिकता की अधिसंभाव्यता के आधार पर प्रकरण का निराकरण अपेक्षित है। श्रीमान जी उक्त
साक्षी ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि वह घटना दिनांक को मंदिर पैदल गई थी। यह अस्वीकार किया है कि वह गाड़ी से गई थी। यह भी कथन किया है कि घटना कार्य करने वाले वाहन ने पीछे से टक्कर मारी है और यह स्वीकार किया है कि जब घटना हुई थी उस समय वह दुर्घटना कार्य करने वाले वाहन का नंबर नहीं देखा था। श्रोता में कथन किया है कि सफेद रंग की कार ने घटना कार्य की थी। उसने यह भी पता नहीं होना कहा है कि पुलिस को किसने वाहन का नंबर बताया। यह अस्वीकार किया है कि उसे घटना में चोट नहीं आई। श्रोता में कथन किया है कि उसे दुर्घटना में ही चोट आई थी। दुर्घटना कार्य करने वाला फोर व्हीलर होने का भी कथन किया है। श्रीमान जी आवेदक क्रमांक विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्रकरण में योग्यता प्रमाणित होती है। योग्यता के सिद्धांत को लागू करने के लिए उपेक्षा को साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया जाना आवश्यक है, किंतु प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो कि बीमा कंपनी के उक्तानुसार तर्क की पुष्टि करती है। चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त 2 तथा आवेदिका साक्षी पुष्पलता शर्मा आह साक्षी 1 साक्ष्य में कथन किया है कि वह पैदल थी और अपेक्षित कार्य पीछे से टक्कर मारी थी। श्रीमान जी आवेदिका क्रमांक 3 के द्वारा विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तथ्य दिया गया है कि प्रकरण में दुर्घटना क्रमांक 21/2020 को पारित होना बताया गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त 4/22/2020 को अज्ञात वाहन के विरुद्ध पंजीबद्ध कराई गई थी। अपेक्षित वाहन रेनाल्ड कार क्रमांक MD 20 6545 को दुर्घटना के लगभग 7 माह उपरांत 20/2020 को जब्त किया गया था। प्रकरण में अपेक्षित वाहन की दुर्घटना में संलिप्तता पाए जाने के आधार पर कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है, जिससे आवेदिका द्वारा घटना कार्य होने के संबंध में सफेद रंग की कार का होना बताया गया है। इस प्रकार प्रकरण में अपेक्षित वाहन की झूठी संलिप्तता दर्ज कराई गई। आवेदक क्रमांक 3 और अपेक्षित वाहन रेनाल्ड कार क्रमांक 20 6545 के प्रकरण में उनका संलिप्त किए जाने के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिशीलन किया गया। परिशीलन में यह दर्शित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त 4 के द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर पंजीबद्ध कराई गई थी, किंतु साक्षियों द्वारा प्रति परीक्षण में यह भी कहा गया है कि नहीं मालूम कि पुलिस को किसने वाहन का नंबर बताया था। श्रीमान जी दुर्घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ज्योति शर्मा आज साक्षी 2 द्वारा भी आवेदिका साक्षी पुष्पलता शर्मा आज साक्षी 1 के अनुसार ही कथन कर साक्ष्य में कहा गया है कि एक सफेद रंग की रेनाल्ड कार MP 20 6545 के चालक द्वारा तेज रफ्तार एवं लापरवाही से चलाकर उसकी सांस के बाएं पैर पर कार का अगला चक्का चढ़ा दिया। उक्त साक्ष्य द्वारा की परीक्षण में यह कहा गया है कि दुर्घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा नहीं दिखाई गई तथा बताया गया कि साक्षी यह कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात पर की गई थी। उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा अस्पताल में दुर्घटना पारित करने वाले वाहन की नंबर की जानकारी नहीं दी गई थी। शता में कहा गया है कि फोर व्हीलर द्वारा टक्कर मारने की बात बताई। साक्षी द्वारा प्रति परीक्षण के पहला क्रमांक 4 में निम्नानुसार कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि घटना दिनांक का कोई कथन न्यायालय में प्रस्तुत नहीं है। पुलिस द्वारा घटना के दूसरे दिन अस्पताल में बयान लेने आए थे, जहां पर उसने घटना के बारे में जानकारी दी थी। यह कहना गलत है कि उसने पुलिस को बयान देते समय वाहन की नंबर की जानकारी नहीं दी थी। श्वेता कहा है कि उसने पुलिस को बताया था कि सफेद रंग की रेनाल्ड कंपनी की कार थी, जिसका नंबर MP 20 6545 था। यह कहना सही है कि उसने जामदार अस्पताल में प्रशासन को वाहन की नंबर की जानकारी नहीं दी थी। श्रीमान जी उभय पक्ष की ओर से उत्तरानुसार साक्ष्य के दृष्टिगत अभिलेख पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। अनावेदक साक्षी ज्योति शर्मा द्वारा एक ओर अज्ञात वाहन के द्वारा दुर्घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दुर्घटना कारित वाहन नंबर अपने कथनों में विवेचना अधिकारी को व्यक्त किया जा रहा है। उक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि चक्षुदर्शी साक्षी को कार के नंबर की जानकारी नहीं थी। श्रीमान जी विवेचना अधिकारी के साक्ष्य पर सूक्ष्मता से दृष्टिपात किया जाए तो विवेचनाधिकारी द्वारा एक और दो अपेक्षित वाहन की जानकारी न होना व्यक्त की जा रहा है तथा प्रति परीक्षण में भी 2 प्रकार के
जा रहे हैं। प्रथमतः तो अपेक्षित वाहन मौके से थोड़ी दूर पर कैमरे लगे होंगे तथा कैमरे की जांच पर गाड़ी वाहन पर स्पष्टता दर्शित न होना तथा बाद में डुवेना नेचर पार्क के पास कैमरे से उसका नंबर स्पष्ट देखना बताया गया तथा दूसरी ओर प्रति परीक्षण की कंडिका 10 में कहा गया है कि साक्षी से सीसीटीवी की फुटेज तथा मोबाइल फुटेज मौके पर उपस्थित व्यक्ति से जानकारी लेने पर वाहन का नंबर ज्ञात हुआ। इस प्रकार अपेक्षित वाहन की नंबर की स्पष्ट जानकारी कब और कैसे प्राप्त हुई अभिलेख पर संदिग्धता उत्पन्न करता है। अभिलेख पर सीसीटीवी फुटेज की कोई प्रति अथवा फोटोग्राफ भी उपलब्धता नहीं है जिससे उपरोक्त अनुसार प्रस्तुत साक्ष्य की पुष्टि हो सके। दुर्घटना में अपेक्षित वाहन क्रमांक MP 20 की संदिग्धता को प्रमाणित का भार आवीक्षा पर है। श्रीमान जी, उक्त कथन के संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी के विद्वान अभिकर्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि आवेदक के द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र के संबंध में तथा चोटों कार्य करने के संबंध में इलाज करवाने वाले किसी डॉक्टर के साथ नहीं करवाए गए, अतः विकलांगता प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अनावेदक क्रमांक 3 के विद्वान अभिकर्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि प्रकरण विकलांगता प्रमाण पत्र की प्राप्ति 168 तैयार करने वाले चिकित्सक की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं करवाई गई है और न ही एक्सरे प्लेट प्रस्तुत की गई है। आवेदिका पुष्पलता शर्मा ने क्लेम आवेदन स्थायी विकलांगता के प्रतिकर के स्वरूप में क्षतिपूर्ति की राशि चाहिए। स्थायी विकलांगता निर्धारण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने राजकुमार बनाम अजय कुमार 2011 के मामले में यह प्रतिपादित किया है कि अधिकरणों को यह निष्कर्ष देना चाहिए कि क्या आवेदिका को अस्थायी कारक हुई है और क्या उससे उसकी अर्जन क्षमता प्रभावित होगी और इस आधार पर अयोग्यता का प्रतिकर निकालना चाहिए कि केवल चिकित्सक द्वारा बताई गई अस्थायी अयोग्यता के प्रतिशत के आधार पर यांत्रिकी तरीकों से प्रतिकर निर्धारित नहीं करना चाहिए। श्रीमान जी, जैसे वादी पक्ष द्वारा कहा गया है कि आवेदिका को विकलांग प्रमाण पत्र प्राप्ति 168 उसे 40% विकलांगता लेखबद्ध की गई, जबकि विकलांगता प्रमाण पत्र 168 पूरे शरीर के संबंध में जारी नहीं किया गया था। अतः आवेदिका को कारित चोटों की दृष्टिगत 15% की विकलांगता की मान्यता दी जाती है, किंतु आवेदिका द्वारा अभिलेख पर कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिससे यह प्रमाणित हो कि दुर्घटना कारक चोटों के परिणाम स्वरूप आवेदिका की आय अर्जन क्षमता में कोई ह्रास हुआ हो। श्रीमान जी, आवेदिका द्वारा साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है कि उक्त फलस्वरूप कोई आर्थिक हानि हुई है या उसकी अर्जन आय में कोई हानि हुई है। न्यायालय इस साक्ष्य के अभाव में दूरस्थ तथ्यों के संबंध में प्रतिकार प्रदान नहीं कर सकता है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से अपेक्षित वाहन रेनाल्ड कार MP 20 BA 6345 के संबंध में प्रस्तुत आवेदिका के साक्ष्य में विरोधाभास होकर विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। अतः यह प्रमाणित नहीं हो पाया है कि अनावेदिका क्रमांक 1 आवेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व की अपेक्षित वाहन रेनाल्ड कार MP 20 BA 6545 की उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक तेज गति से चलाकर पुष्पलता शर्मा को टक्कर मारकर दुर्घटना कारक की गई है। श्रीमान जी, जिस प्रकार अभियुक्त गण के अधिवक्ता पर तर्क है कि जो फिल्म रिपोर्ट है और विकलांगता के बारे में स्पष्ट प्रमाणीकरण नहीं किया गया, उसके संबंध में पैरा नंबर 29 में बताया गया है कि इसके द्वारा स्वयं इलाज से संबंधित दवा पर्चे बिल एवं एक्सरे फिल्म रिपोर्ट पृथ्वी 14 लगाए पृथ्वी 166 प्रस्तुत किए गए। साथ ही आवेदिका की ओर से प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण पत्र पृथ्वी 168 में उसे 40% विकलांगता देख की गई है और उक्त साक्षी ने मुक्त परीक्षण में कहा है कि उसे जिला विकलांगता बोर्ड द्वारा 40% का विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। आवेदिका का तर्क है कि दुर्घटना में से गंभीर चोटें आई हैं और वह गंभीर रूप से विकलांग हुई है। आवेदिका ने अपना इलाज करवाने के लिए दवाओं बिल एक्सरे रिपोर्ट भी प्रस्तुत किए हैं और साथ ही आवेदिका 11 दिनों तक अस्पताल में भर्ती भी रही है। इसके संबंध में एक केस है मल्लिकार्जुन बनाम विद्या 2016, जिसमें गंभीरता के कारण पीड़ित को परिचारक शुल्क और विशेष आहार की आवश्यकता होती है, जो अदालत परिचारक शुल्क और विशेष आहार के लिए मुआवजा दे सकती है। श्रीमान, जैसा कि वादी पक्ष के द्वारा कहा गया है कि आवेदिका को विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्ति 168
65 में से 40% विकलांगता लेखबद्ध कराई गई थी, जबकि विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्ति 168 पूरे शरीर के संबंध में नहीं किया गया था। आवेदिका को कारित चोटों के दृष्टिगत 15% विकलांगता ही मान्य की गई थी। पैरा नंबर 33 में बताया गया है कि दुर्घटना में चोटों के कारण ही वह स्थायी विकलांगता कारित हुई है। आवेदक श्रीमान जी, इस संबंध में केसर राजकुमार बनाम अजय कुमार के मामले में कहा गया है कि अधिकारियों को इस आधार पर निष्कर्ष नहीं देना चाहिए कि अस्थायी आयोजिका कार्य हुई है या उसकी आयोजन क्षमता में कोई कमी हुई है या उसके प्रतिकर के आधार पर आयोजिका निकालना चाहिए। केवल चिकित्सक द्वारा बताई गई अस्थायी योग्यता के आधार पर प्रतिशत एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुसार प्रतिकर निर्धारित नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस क्लेम के एक मामले में कहा है कि कोई भी बीमा कंपनी पॉलिसी जारी होने के बाद प्रस्ताव फॉर्म में बीमा धारक द्वारा बताई गई मौजूदा मेडिकल कंडीशन का